एपिसोड 11। सवाल के बदले सवाल। इश्क घबराते हुए अपने बेड पर बैठी थी। उसने ब्लैंकेट से अपने पूरे शरीर को कस के जकड़ रखा था, लेकिन हैरानगी उसे तब हुई जब उसने देखा कि वह कमरे में अकेली है और उसके कमरे में सिवाय उसकी सांसों और तेज धड़कन की शोर के और कुछ नहीं था। उसने धीरे से ब्लैंकेट हटाकर खुद को देखा तो वह और हैरान हो गई। उसके कपड़े बिल्कुल ठीक है, कोई बटन नहीं खुला हुआ है और ना ही उसका सीना खुला हुआ है। तो फिर यह सब क्या था? क्या वह कोई सपना था? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इश्क ने धीरे से अपना नाइट सूट उठाकर अपनी नाभि को टच किया और उस स्पर्श को महसूस किया। हाँ, उस स्पर्श को वह अभी भी अपने शरीर पर महसूस कर सकती थी। यह उसका कोई धोखा नहीं था। सच में उसे किसी ने छुआ था, क्योंकि उसके शरीर पर अभी भी उसकी छुअन का एहसास उसे हो रहा था। तो फिर वह ऐसा सपना कैसे देख सकती है, जैसे कि कोई सच में उसके बहुत करीब था। इश्क उस स्पर्श को याद करने लगती है। वो स्पर्श आरामदायक था, लेकिन उतना ही जहरीला भी था। जितनी उसमें कोमलता थी, उतनी ही उसमें कठोरता भी थी। क्या सच में यह कोई सपना है? अगर यह सपना है, तो इश्क सच में पागल हो गई है। डॉक्टर नीड अ डॉक्टर। काफी देर तक इस बारे में सोचने के बाद उसने अपने दिमाग को झटका और पानी की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। पानी का बोतल खोलकर उसने पानी पिया और खुद को शांत करने की कोशिश की। पर जैसे ही वह सोने के लिए वापस तकिए पर अपना सर रखने वाली थी, तभी उसकी नजर खिड़की पर जाती है। उसकी बालकनी की खिड़की खुली हुई थी। यह कैसे हो सकता है? उसे अच्छी तरह से याद है, सोने से पहले उसने सारी खिड़की दरवाजे खुद बंद किए थे। तो फिर यह खुली क्यों है? वो उठकर बैठ जाती है और याद करने की कोशिश करने लगती है। क्या सच में उसने यह सब बंद भी किया भी था या नहीं? जहां तक उसे याद है, उसने बंद किया था। तो फिर यह खुला कैसे रह गया? इस पल इश्क को उसके सपने के बारे में याद आता है। वह अपने सपने के बारे में सोचकर हैरान हो जाती है कि कहीं सच में यह उसका सपना था या एक सच्चाई। वह जल्दी से उठकर भागते हुए खिड़की के पास जाती है। उसने बालकनी का पर्दा हटाया और वहां देखने लगी, यह सोचकर कि शायद वहां पर उसे वह शख्स मिल जाए जो उस वक्त उसे छू रहा था। लेकिन उसकी सोच के मुताबिक यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। चारों तरफ अगर कुछ था, तो सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा और आसमान में चांद की चमक रही रोशनी। हाँ, इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज थी जो उसे सुनाई दे रही थी। वह थी उसके पड़ोसी का कुत्ता। वह एक छोटे साइज का कुत्ता है, इसीलिए उसकी तेज भौंकने की आवाज भी छोटे से पिल्ले की तरह सुनाई दे रही है। लेकिन इश्क ने इसे अनसुना कर दिया, क्योंकि यह उसके हर बार की आदत है। वह रात में कभी भी ऐसे ही फालतू में भौंकने लग जाता था। इश्क एक बार आसपास देखती है और फिर एक गहरी सांस लेते हुए वह वापस अपनी बालकनी के दरवाजे को बंद कर देती है। दरवाजे को बंद करने के बाद उसने अच्छी तरह से पर्दा लगाया। वह वापस अपने बेड की तरफ आने लगी, लेकिन फिर भी उसके दिमाग से यह बात जा ही नहीं रही थी कि उसे अच्छी तरह से याद है उसने अपनी बालकनी बंद की थी। एक तो उस स्पर्श को वह अपने शरीर से नहीं हटा पा रही थी। दूसरा, यह बालकनी वाला हादसा उसे सोने ही नहीं दे रहा था। किसी तरीके से नींद से मशक्कत करते हुए आखिरकार वह सो ही गई। अगले दिन वह सुबह जल्दी तैयार होकर नीचे आई। उसने फॉर्मल कपड़े ही पहने हुए थे। हमेशा की तरह वह फिर से लेट हो गई थी और फिर से वह पराठे का एक टुकड़ा अपने हाथों में रोल करते हुए घर से भाग गई। उसने अपने बालों में कंघी भी नहीं की थी। उसके बालों से पानी टपक रहा था।
वह इतनी लेट हो गई कि उसे इन सब के लिए टाइम ही नहीं मिला। घर से निकलने से पहले उसने अपनी माँ के गाल पर किस किया और उन्हें बाय बोलकर वह जल्दी से गाड़ी में बैठकर फिर से अपने हॉस्पिटल के लिए निकल गई। हॉस्पिटल पहुंचकर उसने रिसेप्शन से लेकर हर उस इंसान को हेलो और गुड मॉर्निंग कहा जिसे वह जानती है। अपने केबिन में बढ़ते वक्त उसने एक गहरी और ठंडी सांस छोड़ी, जैसे कि कितनी राहत की बात है कि आज वह उसे मिलने के लिए जेल हाउस में नहीं जा रही है, बल्कि अपने हॉस्पिटल में ही है। वरना जिस तरीके से कल वह बिना किसी वार्निंग के उसके कमरे में घुस गई थी और उसे बिना कपड़ों के शरीर को देख लिया था, इश्क को अपने अंदर ही एक खलबली सी महसूस हो रही थी। इश्क जैसे ही अपने केबिन में जाती है और दरवाजा खोलकर अंदर देखती है, उसकी सोच के मुताबिक आकर्ष पहले से ही कुर्सी पर बैठा हुआ था और किसी मॉडल की तरह एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर और हाथ में एक मैगजीन लेकर किसी बड़े बिजनेसमैन की तरह वह उसे पढ़ रहा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की आवाज सुनी, वह पलटकर दरवाजे पर देखता है और मुस्कुराते हुए इश्क को देखकर कहता है, गुड मॉर्निंग डॉक्टर। इश्क भी मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाती है और अंदर आते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग आकर्ष, कैसे हो? आकर्ष के चेहरे पर भी एक मुस्कान थी और उसने मैगजीन वापस से टेबल पर रखते हुए कहा, बढ़िया। आप बताइए, रात में नींद अच्छी आई? इश्क एक पल के लिए चौंक जाती है और उसे देखती है तो आकर्ष हंसते हुए कहता है, आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल है, यह बताते हैं कि आप रात में ठीक से सोई नहीं है। इश्क जल्दी से अपने एक्सप्रेशन छुपाती है और हाँ में सर हिलाते हुए कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो अब हम तुम्हारे केस के बारे में बात करते हैं। तो आकर्ष, आज हम तुमसे तुम्हारी सोच के बारे में बात करेंगे कि तुम किस तरीके की चीज सोचते हो। जी डॉक्टर, मैं रेडी हूँ, आकर्ष ने भी उसी मधुर मुस्कान के साथ इश्क को देखते हुए कहा। लेकिन इश्क को थोड़ा अजीब लगा। आकर्ष उसे एक पहेली की तरह दिख रहा था। उसका पूरा ध्यान इश्क के ऊपर ही था और इश्क को उम्मीद नहीं थी कि आकर्ष इतनी आसानी से उसके साथ बात करने के लिए राजी हो जाएगा। लेकिन यह पहेली जल्दी सुलझने नहीं वाली थी। जब आकर्ष ने अपने दोनों हाथ बांधते हुए कहा, लेकिन डॉक्टर, इस सवाल जवाब सेशन से पहले मुझे आपसे कुछ कहना है। इश्क हैरान हो जाती है तो आकर्ष मुस्कुराते हुए कहता है, अगर मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा तो बदले में आपको भी मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। एपिसोड 12, जहरीले माता पिता। इश्क हैरान हो जाती है। सवाल के बदले सवाल, उसने ऐसा सोचा नहीं था। लेकिन वह यह कैसे बोल सकती है कि सामने वाला इंसान एक अपराधी है और उसका दिमाग आम इंसानों से ज्यादा तेज चलता है। इश्क हैरानी से कहती है, तुम सच में यह खेल खेलना चाहते हो? आकर्ष के चेहरे पर वही मुस्कान थी जो किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती थी। उसने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया और इश्क की आंखों में देखने लगा। इश्क भी बेफिक्री के साथ अपने कंधे उठाती है और कहती है, ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं तैयार हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुम इस खेल में ईमानदार रहोगे। बेशक डॉक्टर, मैं पूरी तरह से ईमानदार रहूंगा, क्योंकि मुझे भी झूठ से सख्त नफरत है, उसने नफरत शब्द पर जोर देते हुए कहा। तो इश्क बस उसे ही देखते रह गई। उसने अपना पेन और पेपर उठाया और उसमें कुछ लिखते हुए सबसे पहले उसने आकर्ष से एक सिंपल सा सवाल पूछना शुरू किया कि यह सवाल उसकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। तो इश्क ने सोचा कि शायद वह इसका आसानी से जवाब देगा। तो आकर्ष, तुम अपने पिता के बारे में क्या सोचते हो? इश्क ने अपना पहला सवाल आकर्ष को देखते हुए उससे पूछ ही लिया। आकर्ष ने जब उसका सवाल सुना तो वह किसी गहराई में चला गया, जैसे किसी गहरी सोच में डूब गया हो। उसकी नजर इश्क के ऊपर नहीं थी,
वह डेस्क के एक कोने को बहुत ही गौर से देख रहा था और उसने धीरे से कहना शुरू किया, वह एक गरीब और पागल इंसान था। क्या? सच में? इश्क हैरानी से पूछती है। तो आकर्ष मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाता है और कहता है, हाँ डॉक्टर, वह सच में एक गरीब और पागल इंसान था। डॉक्टर, वैसे आपको क्या लगता है कि एक अपराधी होना ज्यादा बड़ा पाप है या फिर एक गरीब होना? उसके सवाल पर इश्क कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वह बस आकर्ष को देखते रह गई। तो आकर्ष जल्दी से कुर्सी पर पीछे की तरफ टेक लगाते हुए बैठता है और कहता है, आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा पाप होता है गरीब होना। जब आप गरीब होते हैं ना, तो हर कोई आप पर एहसान जताना चाहता है। ऐसा ही एक एहसान मेरे बाप के ऊपर भी किया था। मेरी माँ के बाप ने। मेरे पापा उनकी कंपनी में एक वर्कर थे और उन्हें पता नहीं कहाँ से मेरे पापा एक अच्छे इंसान नजर आए और उन्होंने मेरी माँ की शादी उस इंसान से करवा दी। शादी के बाद वह रातों रात वर्कर से कंपनी का मालिक बन गया, क्योंकि मेरी माँ इकलौती औलाद थी अपने बाप की। क्योंकि यह शादी सिर्फ मेरे नाना जी की मर्जी से हुई थी, इसीलिए इसमें ना तो मेरी माँ की तरफ से प्यार था और ना ही मेरे बाप की तरफ से प्यार था। मेरे बाप ने यह शादी सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए की थी और मेरी माँ ने यह शादी इसलिए की थी क्योंकि यह मेरे नाना जी की मरने से पहले की आखिरी इच्छा थी। एक बार वह मर गए, उसके बाद इन दोनों के लिए यह रिश्ता बोझ हो गया था। पर इन सब के बीच एक और गलती हो गई। मैं इस दुनिया में आ चुका था। जब तक मेरे नाना जी जिंदा थे, तब तक उन दोनों को मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना ही पड़ा। मैं 8 साल का था जब तक मैं उन दोनों को इस दुनिया का सबसे अच्छा माता पिता समझता था। पर जब मेरे नाना जी गुजर गए, उसके बाद मुझे उनका असली चेहरा दिखाई दिया। मैं नाना जी के मरने के गम में अभी भी था, लेकिन उन दोनों को उनके मरने का रत्ती भर भी अफसोस नहीं था। मुझे रोज रात को मेरी माँ के कमरे से चीखने की आवाज आती थी, मारने पीटने की आवाज आती थी। मैं खिड़की से छुपकर सब देखा करता था कि किस तरीके से वह इंसान मेरी माँ को तड़पा तड़पा के मार रहा है। उन्हें बेल्टों से मारता था, उन्हें जमीन पर घसीट घसीट के मरता था। वह कैसे उनके बदन से कपड़े उतार के उन्हें तड़पाया करता था, यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा था। आकर्ष अपने माता पिता की जो बातें इश्क को बता रहा था, उसे सुनकर तो इश्क के ही गूसबम्प्स निकल आए थे। उसके हाथों के रोंगटे खड़े हो रहे थे और दिल दहशत से भर गया था। आकर्ष ने छोटी सी उम्र में कितना सब कुछ देखा था, लेकिन आकर्ष यह कहते वक्त बिल्कुल भी नहीं हिचकिचा रहा था और ना ही उसके चेहरे पर कोई परेशानी थी। वह तो ऐसे बता रहा था जैसे यह कितनी नॉर्मल बात है, और यह बिल्कुल वैसा था जैसे कि कोई कहानी सुना रहा है। आकर्ष बिल्कुल शून्य भाव से अपने माता पिता के बारे में बता रहा था। यहाँ तक कि जब उसने यह बताया कि उसके पिता उसकी माँ को कैसे टॉर्चर करते थे, तो भी उसके चेहरे पर एक भी सीकन नहीं थी। इश्क हैरान होते हुए आकर्ष को देखकर कहती है, तो तुम अपने माता पिता दोनों में से किसी से प्यार नहीं करते? क्या मुझे सच में उनसे प्यार करना चाहिए? उन्होंने जो किया है ना डॉक्टर, उसके बाद वह लोग प्यार करने के लायक ही नहीं है। वह लोग दुनिया के सामने एक दिखावा करते हैं कि वह दोनों एक साथ कितने खुश हैं, कितने अच्छे हैं, लेकिन असलियत क्या है यह मैं अच्छी तरह से जानता था। मुझे पता था कि मेरा बाप मेरी माँ के साथ गलत कर रहा है, लेकिन मेरी माँ के पास और भी ऑप्शन था। वह उन्हें छोड़ सकती थी, अकेली जिंदगी बिता सकती थी। मैं उनके साथ था।
लेकिन नहीं, उन्होंने इन सब के बावजूद किसी और के साथ जाना बेहतर समझा। वह किसी और के साथ अपना घर बसाना चाहती थी। वह किसी और के साथ अपनी दुनिया बसाना चाहती थी। वह मेरे बाप के साथ नहीं रहना चाहती थी तो ना सही, लेकिन वह किसी और के साथ भागने की प्लानिंग कर रही थी। आकर्ष ने इश्क की आंखों में देखते हुए बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ यह कहा। तो इश्क हैरानी से कहती है, सच में तुम्हारी माँ किसी के साथ भागना चाहती थी? ऐसा क्यों? क्योंकि उस औरत के लिए वह आदमी एक सही आदमी था। वह उसके साथ खुश रहती और अपनी नई दुनिया बसाती। पर उस दुनिया में मैं कहीं भी नहीं था। जब मेरे बाप ने मेरी माँ को टॉर्चर करना शुरू किया, तो उसने मुझे भी टॉर्चर किया। वह मुझे भी मारता था। इसलिए मैंने अपनी माँ से कहा कि वह मुझे अपने साथ ले जाए, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। उसका कहना है कि मैं एक बोझ हूँ, जो उनकी नई नवली सपनों की दुनिया में दर्द बनकर रहूंगा। उसने कहा कि अगर मैं उसकी आंखों के सामने रहूंगा, तो वह सारी जिंदगी मेरे बाप के जख्मों को याद करती रहेगी। इसीलिए वह मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहती थी। एपिसोड 13। आकर्ष एक मासूम इंसान। इश्क आकर्ष की बातें सुन रही थी जब वह अपने माता पिता के बारे में बता रहा था। वह उन दोनों से इतनी नफरत करता है कि उनके मरने का भी आकर्ष को कोई अफसोस नहीं हो रहा था। वह बस उनके बारे में ऐसे बता रहा था जैसे कि वह एक कहानी है। ना तो आकर्ष के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन से नहीं कोई गिल्ट था, ना ही कोई ग्लानि थी और ना ही कोई भावना थी। वह एक सामान्य चेहरा था, बिल्कुल एक्सप्रेशंस लेस। इश्क हैरानी से उसके चेहरे के हाव भाव नोट कर रही थी। पर जब आकर्ष ने यह बताया कि उसकी माँ उसके बाप को छोड़कर किसी और आदमी के साथ भागने की प्लानिंग कर रही थी, तो इश्क भी थोड़ी हैरान हुई। लेकिन फिर इश्क ने कुछ सोचते हुए आकर्ष को देखकर कहा, अगर तुम्हारी माँ जाना चाहती थी, तो उन्हें चले जाने दिया होता। वह आजाद होती। हर किसी को अपनी जिंदगी में खुश रहने का हक है। तुम्हारी माँ को भी है। आकर्ष बस अपनी नजरों से इश्क को देखता रहा। उसके चेहरे पर अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। इश्क की बात सुनने के बाद उसने कहा, इंसान को खुश रहने के लिए क्या अपने बच्चों को छोड़ने का हक है? उस बच्चे को जिसने अभी तक ठीक से दुनिया भी नहीं देखी नहीं है, वह चाहती तो और भी तरीकों से अपनी खुशी ढूंढ सकती थी। वह चाहती तो अकेली रह सकती थी। उस इंसान को छोड़ सकती थी जो मेरा बाप है, या फिर मुझे भी अपने साथ ले जा सकती थी। लेकिन नहीं, वह मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहती थी, क्योंकि उसके दिल में मेरे लिए कोई भी ममता नहीं थी। वह औरत सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी। उसने मुझसे कहा कि वह अपनी नई जिंदगी में मुझे शामिल नहीं करेगी। यह कहते हुए भी आकर्ष का चेहरा सामान्य था, लेकिन उसकी आंखों में नफरत इश्क देख सकती थी। उसने धीरे से आकर्ष को देखते हुए कहा, तुम्हें अपनी माँ पर दया नहीं आई? आकर्ष, जो इस वक्त एक दीवार की तरफ देखकर यह सब कह रहा था, उसने धीरे से अपनी नजरें इश्क के ऊपर डाली और अपनी आंखों में वही नफरत लेकर कहता है, जब उसे मेरी परवाह नहीं थी, तो मैं क्यों उसकी परवाह करता? इश्क हैरान हो गई। उसकी जिंदगी में उसकी माँ की जो अहमियत थी, सिर्फ इश्क ही जानती थी कि वह अपनी माँ से कितना प्यार करती है। अपनी माँ के लिए अपने प्यार को वह किसी पैमाने पर नहीं तोड़ सकती है। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसकी मुलाकात किसी ऐसे इंसान से होगी जो कि अपने माता पिता की अहमियत छोड़ो, उनकी परवाह तक नहीं करता है। तुम्हारे माता पिता की मौत कैसे हुई? इश्क ने आखिरकार वह सवाल पूछ ही लिया, जो सवाल उसे आज के सेशन में पूछना था।
इतने समय से वह बस उसकी भावनाओं को जानने की कोशिश कर रही थी, और अब जब आकर्ष के एक्सप्रेशन उसकी भावनाओं को साफ बयां कर रही थी, तो इश्क ने अपना मास्टर क्वेश्चन उसके सामने रख दिया। आकर्ष के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है और खतरनाक नजरों से इश्क को देखते हुए कहता है, मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। बस उन लोगों की प्लानिंग मैंने सबके सामने रख दी। मैंने उसका बाप को बता दिया कि उनकी पत्नी अपने आशिक के साथ भागने वाली है, और जिस रात वह दोनों भागने वाले थे, उस रात ही मेरे बाप ने उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। उन लोगों के बीच बहुत बहस हुई, बहुत झगड़ा हुआ। वह लोग सीढ़ियों के पास खड़े थे और तभी उस आदमी ने, जो मेरी माँ का आशिक था, उसने मेरे बाप को सीढ़ियों से धक्का दे दिया था। मैं सीढ़ियों के पास ही खड़ा था, नीचे एक फूलदान के पीछे छुप कर देख रहा था। जब वह नीचे जमीन पर गिरा तो उसका पूरा माथा खून से सन रखा था और वह तड़पती हुई नजरों से मुझे देख रहा था, जैसे मुझसे मदद मांग रहा हो। पर उसे वैसा तड़पता देख मेरे अंदर एक अजीब सी खुशी पैदा हो गई। उसकी मदद करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, बल्कि मैं तो चाहता था कि वह तड़प तड़प कर मर जाए। आकर्ष में जिस तरीके से यह कहा, अब तो इश्क को भी डर लगने लगा और उसके माथे पर भी पसीना आ गया। उसने जल्दी से अपने सूखे गले को अपनी थूक से तार करते हुए आकर्ष को देखकर कहा, क्या तुम्हें अपने आप की जरा भी परवाह नहीं हुई? आकर्ष के चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान थी और वह हंसते हुए कहता है, पर वह आम इंसान करते हैं। एक छोटा सा बच्चा जिसे अपनी उम्र से पहले ही बड़ा बनने पर मजबूर कर दिया गया हो, उसे किसी की परवाह नहीं होती है। लेकिन मुझे यह जानकर खुशी हुई डॉक्टर की आपको लोगों की परवाह है। आप उनकी परवाह करना जानती हैं और आप चाहती हैं कि आप जिनकी परवाह करें वह ठीक हो जाए। मुझे आपकी यही बात पसंद आई है। इश्क अचानक से जेंप जाती है और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। क्या यह इंसान उसे फ्लर्ट कर रहा है? उसे लगा इसे सिर्फ डराना आता है, पर इसे तो फ्लर्ट करना भी आता है। इश्क एक नकली खांसी के साथ अपना चेहरा सामान्य करती है और फिर आकर्ष को देखते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, तो आगे क्या हुआ? मतलब तुम्हारी माँ और उसका वह आशिक, क्या वह भाग सके? आकर्ष ने तुरंत अपनी एक उंगली इश्क की तरफ करते हुए कहा, वह मेरी माँ नहीं है। एक स्वार्थी और मतलबी औरत थी। उसका बाप के मरने के बाद उस औरत के लिए सारे रास्ते खुल चुके थे। अब कोई नहीं था जो उसे रोक सकता था और अब कोई नहीं था जो उसे परेशान कर सकता था। उसने इस मर्डर को एक हादसा बताया। कुछ दिन मजबूर औरत की तरह वह आंसू बहाती रही, लोगों के सामने खुद का दुख सुनाती रही, जैसे उस इंसान के मरने का उसे कितना बड़ा सदमा लगा हो। उस आदमी के मरने के बाद सारी दौलत और बिजनेस सब मेरी माँ के नाम हो जाता और वह उन सब की अकेली मालकिन होती। इसी बात की खुशी वह औरत और उसका आशिक मना रहे थे। मुझे लगा यह लोग मुझे घर के किसी कोने में रहने देंगे, मुझे कम से कम इस घर से तो नहीं निकालेंगे। लेकिन मैं गलत था। मैंने एक रात चुपके से उनकी बात सुन ली, जब वह दोनों बात कर रहे थे कि वह दोनों मुझे यहाँ से दूर किसी अनाथ आश्रम में छोड़ देंगे, ताकि उनकी जिंदगी आराम से बीत सके और मैं उनकी जिंदगी में कोई काला साया बनकर ना रहूं। बस उस दिन मैंने अपने अंदर के जो आखिरी बचे हुए जज्बाती इंसान को था उसे मार दिया। वह औरत अपने आशिक के साथ एक बिस्तर पर बिना कपड़ों के लेटी हुई थी और तभी मैं कमरे में दाखिल हो गया। इश्क उसकी सारी बात सुन रही थी, पर जैसे ही आकर्ष ने यह बात कही, इश्क ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया और कहा, बस मुझे इसके आगे नहीं जानना है। मुझे पता है कि इसीलिए तुमने उन्हें खुद से दूर कर दिया है और यह तुमने अच्छा किया है।
मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने ऐसा फैसला किया है और तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। तुम्हारी जगह कोई और होता तो वह भी यही करता। दरअसल इश्क जानबूझकर आकर्ष को बीच में रोका था, क्योंकि अपनी मां का खून करने वाली बात बताते हुए आकर्ष के चेहरे पर एक डेंजरस एक्सप्रेशन थे और इश्क समझ सकती थी कि इस वक्त उसका डेविल साइड उस पर हावी हो रहा है और अगर वह गुस्से में आ जाता तो इस वक्त बात बिगड़ सकती थी। इसलिए इश्क ने उसकी बात को बीच में रोक दिया और उसे यह कहा कि उसने जो किया वह सही किया है, ताकि उसका डेविल साइड शांत हो जाए। इश्क का यह कहना जरूरी था कि उसने जो कुछ भी किया है उसमें कुछ भी गलत नहीं है, ताकि आकर्ष को इस बात का एहसास हो कि उसने कोई गलती नहीं की है और वह इश्क के सामने सहज हो जाए। इश्क देखती है, आकर्ष उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगता है। वह शांत हो गया था और उसके चेहरे पर अब कोई एक्सप्रेशन भी नहीं थे, सिर्फ थी तो एक हल्की सी मुस्कान। उसे ऐसा देखकर इश्क को भी थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन तभी आकर्ष ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर इश्क हैरान हो जाती है। आकर्ष अपने दोनों कोहनियों को डेस्क पर टिकाता है और अपने हाथों की उंगलियों से डेस्क पर कोई धुन बजाने के अंदाज में इश्क को देखते हुए कहता है, अब मेरी बारी है डॉक्टर, आपसे सवाल करने की। इश्क हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है तो आकर्ष मुस्कुराते हुए इश्क को देखकर कहता है, आप भूल गई इस सेशन की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि अगर आप मुझसे एक सवाल करेंगे तो बदले में मैं भी आपसे एक सवाल करूंगा। आपका सवाल पूरा हुआ, अब मेरे सवाल की बारी है। इश्क को घबराहट हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करते हुए हाँ में सर हिलाया। आकर्ष मुस्कुराते हुए इश्क को देखकर कहता है, तो डॉक्टर आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है? इश्क का दिल तेजी से धड़कने लगता है और वह हैरान नजरों से आकर्ष को देखने लगती है। आकर्ष उसे अपने बारे में राय मांग रहा था। इसका मतलब अगर उसने आकर्ष की बुराई की तो वह आकर्ष को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा और हो सकता है कि आकर्ष की मनोदशा और ज्यादा खराब हो जाए। इश्क एक डॉक्टर है और अपने पेशेंट के साथ वह किसी भी तरीके की नाइंसाफी नहीं कर सकती है। किसी भी चीज को समझने से पहले उसे अपने पेशेंट को समझना होगा, लेकिन उसे कुछ तो कहना ही होगा क्योंकि आकर्ष टकटकी लगाए बस उसी की तरफ देख रहा था। इश्क खुद को सहज करती है और अपने गले को साफ करते हुए कहती है, अच्छा तो तुम्हें यह जानना है कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचती हूँ? ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। मेरे ख्याल से तुम एक ऐसे इंसान हो जो कि कुछ भी नहीं जानते हो। अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो मैं तुम्हें एक भोला भाला इंसान समझूंगी जिसे कुछ भी पता ही नहीं है। आकर्ष की आंखें छोटी हो जाती है और वह हैरानी से कहता है, आपको मैं भोला भाला इंसान नजर आता हूँ? इश्क जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाती है तो आकर्ष पूछ ही लेता है, तो ठीक है डॉक्टर, आप मुझे बताएंगे कि मेरे लिए ऐसे विचार रखने की आपकी कोई खास वजह है? इश्क ने भी आकर्ष की तरह अपनी दोनों कोहनियों को डेस्क पर रख दिया और मुस्कुराते हुए उसे देखकर कहने लगी, बिल्कुल मैं डॉक्टर हूँ और पहले दिन से ही मैं तुम्हें ऑब्जर्व कर रही हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में इतना तो समझ ही गई हूँ कि तुम रियलिटी पर यकीन नहीं करते हो। तुम वास्तविक दुनिया को देखना ही नहीं चाहते हो। तुम्हारे लिए काल्पनिक दुनिया ही सब कुछ है। ऐसे इंसान को हम मासूम और भोला भला ही कहते हैं। इश्क ने तो अपनी बात कह दी थी, लेकिन आकर्ष के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, जैसे इश्क की बातों का उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। वह जानता था कि इश्क की बात में कोई भी मतलब नहीं है। वह ना तो मासूम है और ना ही भोला भाला है। आकर्ष के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वह हंसने लगता है। तभी वहां पर रखा हुआ बेल बज जाता है।
जो यह बताता है कि सेशन खत्म होने का समय हो गया है। आकर्ष हंसते हुए बाहर की तरफ बढ़ने ही वाला होता है कि इश्क उससे कहती है, तुम अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहे हो, तुम कहीं ठहरे हुए हो। मेरी राय है कि तुम्हें अपने आप को नहीं रोकना चाहिए, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। एपिसोड 14, तितली। आकर्ष हैरानी से पलटकर इश्क को देखने लगता है तो इश्क उसकी आंखों की तपिश अपने ऊपर महसूस करती है। वह जल्दी से अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगती है, क्योंकि आकर्ष की आंखों की गर्मी उसे अंदर ही अंदर बेचैन कर रही थी। इश्क ने जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ किया और एक गहरी सांस ली। उसने धीरे से आकर्ष की तरफ देखा। आकर्ष पेशेंट होकर उस पर काबू रख रहा था। उसने गहरी सांस छोड़ी और इश्क की तरफ पलटते हुए कहने लगा, आप कहना क्या चाहती है? डॉक्टर। इश्क घबरा तो रही थी, लेकिन फिर भी उसे अपनी बात तो पूरी करनी ही थी, क्योंकि आकर्ष उसका पेशेंट है और वह उसका इलाज बीच में नहीं छोड़ सकती है। इश्क ने आकर्ष को देखते हुए कहा, मैं बस यह कह रही हूँ कि तुम्हें यही रुक जाना चाहिए। तुम्हारे जीवन एक तितली के जैसा है, जिसे तुम खूबसूरत रंगों से भर सकते हो या फिर उसे खुद ही कलर कर सकते हो। आकर्ष हैरान हो जाता है। वह एक कदम अंदर की तरफ बढ़ता है और इश्क को देखते हुए कहता है, आपको मैं तितली नजर आता हूँ? तो ठीक है, बताइए डॉक्टर, मैं आपको तितली कैसे नजर आता हूँ? इश्क के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वह हाँ में सर हिलाते हुए कहती है, हाँ बताऊंगी, मैं तुम्हें यह जरूर बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं, वक्त आने पर। लेकिन मुझे अभी जानना है, इसीलिए नहीं कि मैं बेचैन हूँ यह जानने के लिए कि आपने मेरी तुलना तितली से क्यों की, बल्कि इसलिए ताकि मुझे पता चले कि आप मेरे बारे में ऐसा क्या सोचती हैं। क्या आपके विचारों में मैं एक तितली बन जाता हूँ? आकर्ष ने भी सीधे इश्क से सवाल करते हुए उससे पूछा। इश्क हाँ में सर हिलाती है और आकर्ष को देखकर उसने कहा, ठीक है, हाँ मैं तुम्हें एक दिन जरूर बताऊंगी कि मैंने तुम्हारी तुलना तितली से क्यों की है, लेकिन वह वक्त अभी नहीं आया है। और अगर मैं तुम्हें अभी नहीं बता रही हूँ, इसका मतलब यह है कि तुम्हारा जानना अभी यह जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे पता है कि अपने पेशेंट को किस तरीके से कौन सी दवाई देनी चाहिए। आकर्ष बेफिक्री के साथ अपने कंधे उचकाता है और कहता है, ठीक है, अगर आपको नहीं बताना है तो मत बताइए, मैं इंतजार करूंगा उस सही वक्त का। वैसे क्या मैं आपको वॉशरूम इस्तेमाल कर सकता हूँ? इश्क एक मिनट के लिए तो चौंक जाती है, लेकिन फिर जल्दी से हाँ में सर हिलाते हुए वॉशरूम की तरफ इशारा करती है। जैसे ही वह वॉशरूम से बाहर आता है, उसके हाथों में एक नैपकिन था। वह उस नैपकिन से अपने हाथों को साफ कर रहा था। इश्क उसकी हर एक हरकत को नोट कर रही थी। वह बाहर आते हुए उस नैपकिन को डस्टबिन में डाल देता है और सामने कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। इश्क हैरान हो जाती है, सेशन तो खत्म हो गया है, तो आकर्ष जा क्यों नहीं रहा है? आकर्ष ने कुर्सी पर बैठते हुए अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाता है और इश्क को देखते हुए कहता है, जो लोग मुझे लेने आने वाले थे वह 10 मिनट लेट हैं, तो क्या मैं 10 मिनट तक यहीं बैठ जाऊं? इश्क को थोड़ी घबराहट होने लगती है। अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। आकर्ष वॉशरूम में जाता है और बाहर आकर कहता है कि उसे 10 मिनट और यहीं बैठना है, लेकिन इश्क में सर हिलाती है, क्योंकि वह उसे ऐसे ही नहीं भेज सकती थी। लेकिन इश्क इस बात से भी इनकार नहीं कर सकती थी। जब तक आकर्ष कमरे में रहता था, तब तक उसकी घबराहट बनी रहती थी। आखिर हो भी क्यों ना, यह एक ऐसा इंसान है
जिसने अपने माता पिता की हत्या कर दी। हाँ, उसने अपने पिता की हत्या नहीं की है, लेकिन उन्हें मरता हुआ देखकर इसे कोई रहम भी नहीं आया था। यह क्रूरता ही तो थी। उल्टा इश्क को यह भी पता है कि वह इस समय क्या स्टडी कर रहा है। एक मनोवैज्ञानिक बनना बहुत बड़ी बात होती है। कोई इंसान साधारण तरीके से मनोवैज्ञानिक की पढ़ाई नहीं कर सकता है। इसके लिए उसका दिमाग भी उस लेवल का होना चाहिए। क्या बात है डॉक्टर? आप मुझे इतनी गौर से क्यों देख रही है? क्या आपके दिमाग में कोई सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहती हैं? पता नहीं इश्क के दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन उसने आखिरकार अपने दिल में उठ रहे उस सवाल को आकर्ष के सामने रख ही दिया। उसने आकर्ष को देखते हुए कहा, आकर्ष, मुझे लगता है कि कुछ है जो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। और वह यह है कि तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी बातें एक साथ चलती है, जिसकी वजह से तुम शायद अच्छी और बुरी चीजों में फर्क नहीं कर सकते हो। तुम अभी भी अपने उस अतीत को अपने अंदर छुपाए बैठे हो जो तुम्हें आजाद होने नहीं दे रहा है। अचानक से आकर्ष का चेहरा सख्त हो जाता है और उसके चेहरे पर जो चमक थी वह अचानक से चली जाती है। उसकी आंखें छोटी हो जाती है और उसे ऐसा देखकर इश्क का दिल घबराने लगता है। कहीं उसने कुछ ज्यादा तो नहीं कह दिया? वैसे भी सेशन खत्म हो गया था। आकर्ष थोड़ी ही देर में चला जाता। इश्क को क्या जरूरत थी उसके सामने कुछ बोलने की? इश्क अब अपने ही सवालों पर पछता रही थी। लेकिन अचानक से ही वहां पर हंसने की आवाज आती है। इश्क हैरान हो जाती है। आकर्ष हंस रहा था। उसे हंसता हुआ देख इश्क की आंखों में हैरानी उतर आई। यह इंसान हंसता भी है और हंसते हुए इसके गालों में डिंपल भी पड़ते हैं। जब यह हंसता है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है। इश्क उसकी उस मुस्कान को देख रही थी। आकर्ष खुलकर हंसते वक्त बहुत अच्छा दिखता है और उसके साइड के दोनों दांत टेढ़े हैं। यह बस उसके हंसने पर ही पता चलता है। आकर्ष हंसते हुए इश्क को देखता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तो डॉक्टर, आपने कभी किसी इंसान को डेट किया है? एपिसोड 15, मेरी इश्क। क्या आपने किसी को डेट किया है? इश्क की आंखें एकदम से चौड़ी हो जाती है। वह हैरानी से आकर्ष की तरफ देखते हुए कहते हैं, एक्सक्यूज मी। दरअसल उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आकर्ष उससे यही सवाल कर रहा है, क्योंकि अभी-अभी इश्क उससे कोई दूसरा सवाल कर रही थी। उस सवाल का और इस सवाल का दूर-दूर तक आपस में कोई संबंध नहीं था। इश्क हैरान हो गई थी यह देखकर कि आकर्ष बात को कैसे घुमा देता है और किसी मौजूद सिचुएशन में वह दूसरी सिचुएशन कैसे पैदा कर देता है। इश्क के दिमाग से ही निकल गया कि उसने आकर्ष से अभी-अभी क्या सवाल किया था, या फिर वह उसे क्या समझाने की कोशिश कर रही थी। जी डॉक्टर, आपने सही सुना है, आकर्ष ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। तो इश्क को अपना गला सूखता हुआ सा महसूस हुआ। वह जल्दी से अपने गले को तार करती है और फिर खुद को थोड़े से एम्ब्रेस सिचुएशन से निकालते हुए कहती है, सॉरी, पर वह मेरी पर्सनल लाइफ है और मैं अपनी पर्सनल लाइफ हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। सिर्फ इश्क ही जानती थी कि यह कहते वक्त उसका दिल कितनी तेजी से धड़क रहा था। ऐसी बात है डॉक्टर, लेकिन अभी-अभी तो आपने मुझे मेरे पास के बारे में कितना कुछ पूछा है और मैंने कोई भी शिकायत नहीं की, बल्कि आपको सब कुछ बता दिया है। वह भी पूरा सच है। आकर्ष उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा। इश्क हैरान हो जाती है। सच में आकर्ष ने अभी जिन जिन सवालों के जवाब दिए थे वह भी तो उसके पास्ट की एक गहराई वाले राज थे जो उसने इश्क के सामने उजागर कर दिए थे। इन सब को बताते हुए उसे कितना दर्द सहना होगा, कितनी तकलीफ हुई होगी,
लेकिन फिर भी उसने कोई सवाल नहीं किया, बल्कि चुपचाप उन सारे सवालों के जवाब दे दिए। आई एम सॉरी आकर्ष, अगर मेरे सवालों से तुम्हें दुख पहुंचाया हो तो। आखिरकार इश्क ने उसे देखकर अफसोस के साथ माफी मांग ही ली। आकर्ष बहुत गौर से इश्क के चेहरे की फीचर्स को देख रहा था। उसका माफी मांगना, उसकी बातें करना और उसके चेहरे पर अफसोस जताना, यह सब आकर्ष अपनी आंखों से नोटिस कर रहा था। उसने वैसे ही इश्क को देखते हुए कहा, अगर आपको सच में मेरे लिए अफसोस है तो मेरे सवालों के जवाब दे दीजिए, आपको अफसोस नहीं होगा और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इश्क के चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान आ जाती है और वह हंसते हुए कहती है, नहीं, मैंने किसी को डेट नहीं किया है और नहीं कर रही हूँ। दरअसल इन सब के लिए टाइम ही नहीं है, और जब मैं किसी से यह कहती हूँ कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ तो अक्सर लोग मुझे पागल समझते हैं, और एक बार उनकी भावनाएं समझने के बाद मैं उन्हें यह भी नहीं बताती हूँ कि मैं पागल नहीं हूँ, बल्कि डॉक्टर हूँ दिमाग की। यह तो अच्छी बात है डॉक्टर, मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही है। दरअसल कोई मुझसे दोस्ती करना ही नहीं चाहती थी। आकर्ष भी मुस्कुराते हैं उसे देखकर जवाब देता है, जैसे कि इश्क सच में जानना चाहती थी कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड रही है या नहीं। हालांकि इश्क ने इस सवाल के बारे में सोचा भी नहीं था। आकर्ष खुद ही था जो उसे बता रहा था कि उसके पास्ट में कोई लड़की नहीं है। इश्क तो कहना चाहती थी, मैंने पूछा क्या, लेकिन फिर भी उसने खुद को चुप ही रखा। तुम सच में बाकियों से अलग हो इश्क। इश्क के हाथों में एक पेन था जो उसे कंटिन्यू चला रही थी। लेकिन जब उसने आकर्ष के मुंह से अपना नाम सुना तो उसके हाथ रुक गए और उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। दिल की धड़कनें जैसे 100 के पार चली गई थी और उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह इस वक्त सांस भी ले रही है या नहीं। आकर्ष ने अभी अभी उसका नाम पुकारा। हाँ, यह उसी का नाम है। उसने कई बार अपना नाम सुना था, लेकिन फिर भी आज उसे अपना ही नाम बहुत मीठा और प्यार नजर आ रहा था। इश्क के चेहरे पर एक एहसास मानते हैं और वह मुस्कुराते हुए आकर्ष को देखने लगती है। हालांकि वह अपने इन जज्बातों को सामने नहीं लाना चाहती थी, लेकिन फिर भी जब आकर्ष ने उसका नाम लिया तो वह उसे देखने से खुद को रोक नहीं पाई। उसकी आंखें आकर्ष की गहराइयों में झांक रही थी, जैसे कि वह इस नाम को फिर से सुनना चाहती है, महसूस करना चाहती है। वो जिस तरीके से खोई हुई नजरों से उसे देख रही थी, ऐसे में किसी को भी इश्क को देखकर हंसी आ जाती। लेकिन इश्क बस आकर्ष की नजरों की गहराइयों में ही खो जाना चाहती थी। तभी केबिन का दरवाजा खुलता है और 2 कांस्टेबल अंदर आते हुए कहते हैं, चलिए हम आपको लेने आए हैं। इश्क जल्दी से खुद को संभालती है और अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। आकर्ष भी अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और मुस्कुराते हुए इश्क के टेबल के पास आता है। वह एक टिश्यू पेपर उठाता है और इश्क को देते हुए कहता है, पसीना पोंछ लीजिए। इश्क घबराते हुए उसके हाथों से वह टिश्यू पेपर लेती है। इस वक्त उसके हाथ भी कांप रहे थे। उसने जल्दी से टिश्यू पेपर अपने माथे पर रखा। उसे सच में पसीने आ रहे थे, क्योंकि टिश्यू पेपर सच में भीग गया था। आकर्ष मुस्कुराता हुआ वहां से बाहर की तरफ चला जाता है और दरवाजा बंद हो जाता है। इश्क हैरान हो जाती है। कमरे में ऐसी 20 पर चल रहा था और उसे पसीना आ रहा है। इश्क ने मन ही मन खुद को कोसा और खुद को धमकाते हुए कहा कि वह आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेगी। ऐसा व्यवहार करना उसके प्रोफेशन को नहीं दर्शाता है। वह तो शुक्र है कि इस वक्त कोई भी उसे देखता तो बेवकूफ ही समझता।
इश्क जल्दी से अपना सामान पैक करती है और अपने घर के लिए निकल जाती है। दरअसल इस वक्त वह अस्पताल से जितनी जल्दी हो सके घर पहुंचना चाहती थी। उसे अपनी माँ के साथ समय बिताना था। एक उसकी माँ ही थी जिसके साथ समय बिताकर वह अपनी सारी थकान, सारी परेशानी और सारी चिंताएं भूल जाती थी। अपनी माँ के गले लगाकर वह उन्हें आज के दिन के बारे में सब कुछ बताती है। कैसे आकर्ष ने उसकी आंखों की गहराइयों में झांक लिया था। हालांकि इश्क को अपने ऊपर नियंत्रण रखना था, लेकिन वह इंसान कुछ अजीब है। वह लोगों को हिप्नोटाइज कर देता है, लेकिन इश्क की माँ ने उसे माँ से बढ़कर एक दोस्त बनकर संभाला और समझाया। इश्क अपनी माँ के समझाने पर खुद को थोड़ा बेहतर महसूस करती है। अपने कमरे में जाकर वह सीधे बेड पर लेट जाती है, क्योंकि आज सच में वह बहुत ज्यादा थक गई थी। हमेशा की तरह कमरे के सारे खिड़की दरवाजे बंद करके वह एक स्लो म्यूजिक लगाकर सो जाती है। और म्यूजिक टाइमर के हिसाब से 1 घंटे के बाद जब इश्क सो जाती है तो म्यूजिक भी अपने आप बंद हो जाता है। कमरे में पूरी तरह से शांति थी, बिल्कुल वैसी शांति जो किसी इंसान को एक सुकून की नींद देने में कामयाब हो रही थी। अगर कुछ आवाज थी तो वह थी ऐसी से आई हुई ठंडी ठंडी हवाओं की आवाज। बाकी उस कमरे में इश्क की सांसों के अलावा और कोई शोर नहीं था। रात के सन्नाटे में इश्क को फिर से कुछ ठंडक जैसा महसूस हो रहा था। उसकी नींद में वह शायद फिर से कोई खूबसूरत सपना देख रही थी, लेकिन अचानक से ही उसकी नींद में खलल पड़ने लगती है और उसकी आंखें बंद थी। शायद नींद की वजह से उसकी आंखें अभी भी ओझल थी, लेकिन दिमाग जाग चुका था। इश्क हैरान रह जाती है। अब तो उसकी नींद सच में उड़ चुकी थी, क्योंकि वह सच में वह महसूस कर रही थी जो वह नहीं महसूस करना चाहती थी। आज रात फिर से वही सिलसिला दोबारा चालू होता है। उसके शरीर में ठंडक का एहसास हो रहा था, क्योंकि ब्लैंकेट उसके ऊपर नहीं था। उसने धीरे से बेडशीट को अपने हाथों से पकड़ा, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि उसके नाइट सूट के बटन एक एक करके खुल रहे हैं। टक डॉट टक डॉट टक। इस आवाज के साथ इश्क की धड़कनें भी तेज हो गई थी। वह महसूस कर सकती थी उन हाथों के स्पर्श को जो उसके पेट में अपनी कलाकारी दिखा रहे थे। इश्क को कोई धोखा नहीं हो रहा था। वह भले ही आंखें बंद करके लेटी हुई थी, लेकिन यह उसका कोई सपना नहीं था। वह इन सब को महसूस कर सकती थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसके कानों के पास किसी की गर्म सांसों की आवाज आ रही है। यह बहुत ज्यादा गहरी आवाज थी और बहुत ज्यादा मदहोशी और गहराई के साथ उसने अपने कानों में अपना नाम सुना, मेरी इश्क। वह इस आवाज को कुछ पहचान चुकी थी। इसी के साथ वह झटके से अपनी आंखें खोलती है और उठकर बैठ जाती है। वह चारों तरफ देखने लगती है। उसे कोई धोखा नहीं हुआ था। उसने इस आवाज को अपने बहुत नजदीक सुना था और हमेशा की तरह इश्क फिर से खुद को सोते हुए सपने में महसूस करती है, क्योंकि कमरे में कोई नहीं था। इश्क झांक कर अपनी नाइट सूट को देखते हैं। सच में उसके पेट के दोनों बटन खुले हुए थे। वह अपने पेट पर उस स्पर्श को महसूस भी कर पा रही थी जो अभी अभी उसने अपने अंदर महसूस किया था। यह धोखा नहीं था। यह सच में सपना नहीं था। यह कोई सपना था। इश्क अपने बालों को पकड़कर बैठ जाती है। वह घबराई हुई थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। इश्क गहराई से सांस लेते हुए पूरे कमरे में इधर-उधर नजर दौड़ाती है और अपने मन में कहती है, वह क्या था? वह सच भी था या मैं कोई सपना देख रही थी? अगर वह सच था तो ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा मेरे साथ पहली बार हो रहा है।
मैंने ऐसा पहली बार एक्सपीरियंस किया है। इश्क बहुत डरी हुई थी और अपने डर को दूर करने के लिए वह हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद को शांत करने की पूरी कोशिश की। लेकिन जब खुद को शांत नहीं कर पाई, तो वह इंटरनेट पर जाती है और अपनी मनपसंद चीज देखने लगती है। लेकिन वहां पर भी उसे शांति नहीं मिल रही थी। आखिरकार इश्क सारे चीज एक तरफ करती है और खुद उठकर खिड़की के पास चली जाती है। खिड़की हमेशा की तरह बंद थी और बालकनी का भी गेट लगा हुआ था। वह जाकर खिड़की खोलती है और बाहर से ठंडी ठंडी आती हवाओं को महसूस करती है। उसे 1 घंटा लग गया था यह सोचने के लिए और इस बात पर खुद को यकीन दिलवाने के लिए कि वह कोई सपना देख रही होगी और उसने ही अपने हाथों से अपने बटन खोल लिए होंगे। हालांकि इश्क ने अभी तक किसी को डेट नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसके हार्मोन्स इतने नहीं बिगड़ सकते हैं कि वह खुद के साथ ही ऐसा कुछ करने की सोचे। इश्क को लगा कि वह शायद काफी लंबे समय से अस्पताल में समय बिता रही थी। उसने बहुत ही कम छुट्टी ली थी, यहाँ तक कि ना के बराबर। उसने पिछले 2 महीने से एक भी छुट्टी नहीं ली थी। शायद उसे एक छुट्टी की जरूरत है। उसे शायद कुछ समय अकेले बिताने की जरूरत है या परिवार के साथ जो उसे उसके काम से थोड़ी सी थकान कम करने में राहत दिलाए। यही सोचकर इश्क सुबह अपने हॉस्पिटल में एक मैसेज ड्रॉप करती है कि वह आज हॉस्पिटल नहीं आ पाएगी। उसे आज की छुट्टी चाहिए। सामने से ओके का रिप्लाई आता है, क्योंकि उसका कोई बड़ा अपॉइंटमेंट भी नहीं था और ना ही कोई बड़ा सेशन था। इश्क पूरा दिन अपनी माँ के साथ समय बिताती है। वह शॉपिंग करती है, अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाती है, मूवी देखती है और अपनी माँ के साथ बहुत सारा एंजॉय करती है। शाम को वह थक कर वापस घर आती है। उसने घड़ी में समय देखा तो यह शाम के 7 बज रहे थे। सच में आज का दिन उसका उसकी माँ के साथ बहुत अच्छा गुजरा था, लेकिन अब वह थक गई थी। इसीलिए उसने सोचा कि कमरे में जाकर वह जल्दी से गर्म पानी से शावर लेगी और उसके बाद वह आराम से बिस्तर पर फेल कर सो जाएगी। उसने शॉपिंग से जो जो सामान लिया था वह लेकर वह अपने कमरे की तरह बढ़ जाती है। पर जैसे ही वह अपने कमरे में दाखिल होती है, उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके कमरे में कुछ अजीब सी महक है। और यह वह महक नहीं है उसे हमेशा महसूस करती है, यह कुछ और ही है। उसे आज अपना कमरा अपना सा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इस कमरे में कोई और भी मौजूद है या फिर किसी और की भी मौजूदगी यहाँ पर मौजूद है। शायद कोई अपनी आभा यही छोड़ कर गया है।